Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing PT 360 Economics Current Affairs in this lecture series. So let's start. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री से हम शुरू करते हैं। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री हमने पीछे भी देखा था। एक्चुअली ये एक डेटाबेस तैयार करता है जिसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशंस यानी जो भी क्रेडिट्स लिए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशंस होंगी जो सारे स्टेक होल्डर्स या हितधारकों का मतलब होता है जिनके इंटरेस्ट इसमें होंगे, ठीक है, उनको अवेलेबल होगा। और ये सारे रिलेवेंट एप्लीकेशंस को जो भी प्रासंगिक सूचनाएं हैं वो एक लार्ज डेटाबेस, एक बड़े डेटाबेस जो है बारोवर्स के बड़े डेटाबेस को उसमें डालता है। और ये जो है पब्लिक अथॉरिटी आरबीआई या फिर लेंडर्स, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो भी लेंडर्स हैं उनके लिए अनिवार्य है कि जो भी वो लोन डिटेल्स उनके पास है वो सारा इस डेटाबेस पर डालेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रेडिट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री होती है। जैसे कि आप ये सब जो डेटाबेस होते हैं इनकी इनके इंफॉर्मेशन से ही क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है लोगों का, लाइक सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर्स आपने सुना होगा। तो वो यहीं से क्रिएट किया जाता है। एंड पीसीआर विल असिस्ट आरबीआई इन, जो पीसीआर है उसका आरबीआई के में क्या क्या हेल्प मिलेगी, क्रेडिट असेसमेंट जो होगा, क्रेडिट असेसमेंट्स एंड प्राइसिंग बाय बैंक, रिस्क बेस्ड counter cyclical dynamic provisions of the bank, supervision, early intervention by the regulator के द्वारा जो है पहले ही उसमें हस्तक्षेप कर दिया जाएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी की जो कार्यकलाप है उसको समझना, ठीक है। और रीस्ट्रक्चरिंग द स्ट्रेस बैंक क्रेडिट, और जो बैंक क्रेडिट का स्ट्रेस्ड बैंक क्रेडिट है उसको री स्ट्रक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट है पी टू पीर यानी पी टू पी लेंडिंग। पीर टू पीर का मतलब क्या होता है कि लोगों का जो ग्रुप होता है वो उसको पीर 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 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से लोगों के द्वारा जुटाया गया पैसा जो मोस्टली ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कुछ जो ऑनलाइन क्राउड फंडिंग वाले हैं, जैसे मिलाप हो गया। मिलाप, आपने मिलाप का नाम सुना होगा। और ऐसे ही और भी हैं, केप्टो है, ठीक है। ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब ये लोगों से पैसा जनरेट करते हैं, ठीक इस टाइप से। तो क्राउड फंडिंग जो और भी तरीके से किया जाता है, जैसे कि पैट्रॉन हो गया है, एक पैट्रॉन हो गया है, ठीक है, जिसमें आप क्राउड जो है, आप अपनी कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको लोग पैसे देते हैं उसके लिए, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हिडन रूप से भी कई लोग उसमें पे करते हैं दूसरे लोगों को, जहाँ पे वेयर पीपल लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड पीपल इन नीड ऑफ बोरोइंग केम टुगेदर, ठीक है। ये ऐसा जगह होती है क्राउड फंडिंग की जहाँ पे लोग जो है एक तो इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं और दूसरे कुछ लोग आते हैं जो वहाँ से लोन लेने के लिए आते हैं या उधार लेने के लिए आते हैं, और वो सभी दोनों यहाँ पे मिलते हैं। और अभी तक जो है पी टू जो पी कंपनीज थी वो कंपनी एक्ट में ही रजिस्टर होती थी, ठीक है। और ऐसी कंपनियां जो है एक रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस फॉलो करती थी, जिसमें जो है जो लेंडर्स होते हैं वो बोरोवर्स के प्रपोजल पे नीलामी करते थे, ठीक है। और बोरोवर्स जो होते थे उसको चुनने के लिए या नहीं चुनने के लिए फ्री होते हैं। अब आरबीआई का रेगुलेशन क्या आया पी टू पी के लिए, तो पी टू पी लेंडिंग जो है will get access to credit bureaus and will have to share loan related data with it। अब क्रेडिट ब्यूरोज जो होंगे वो भी पी टू पी को भी एक्सेस करेंगे और उनके साथ जो है लोन का डेटा भी शेयर करना पड़ेगा। और वो मैंडेटरली जो है जो बोरोवर्स होगा, उधार जो लेनदार होगा उसकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन होगी वो मैंडेटरली अब इनको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आरबीआई के रेगुलेशंस बन रहे हैं पी टू पी के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। और एक एनबीएफसी होने के कारण जो है अब ये चेक बाउंस
जो P2P लोन रिकवरी वर्क्स थ्रू द पोस्ट डेटेड चेक्स। ये जो है पोस्ट डेटेड चेक पे भी काम करता है P2P लोन रिकवरी। लेकिन अब जो है ये चेक बाउंस के केस जो होंगे वो कोर्ट में होंगे। एंड इट आल्सो नीड टू पुट ए प्रॉपर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, और इसको जो है अब एक शिकायत निवारण के लिए भी एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा, और एक नोडल अधिकारी को भी यहाँ पे तैनात करना पड़ेगा। तो ये P2P लेंडिंग के लिए आरबीआई के कुछ रेगुलेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR क्या है? इट इज ए चार्ज विच मर्चेंट्स पे टू बैंक। जो मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो बैंक को ये चार्ज पे करते हैं। ठीक है, और वो किस लिए पे करते हैं? जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स, उनके द्वारा अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो बैंक एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपने डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया बैंक को, ठीक है, पेमेंट किया आपने बैंक को, तो बैंक जो है ये अब जो है चार्ज देगा वो किसको? गवर्नमेंट को। तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। और ये कंपनसेट कार्ड इशूइंग बैंक फॉर फैसिलिटेटिंग फॉर पॉइंट ऑफ सेल POS ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट गेटवे सच एज मास्टर्स कार्ड एंड वीजा कार्ड का यूज करने के लिए जो है बैंक को कंपनसेट किया जाता है। और आरबीआई स्पेसिफाइज मैक्सिमम MDR चार्जेस दैट कैन बी लेवीड ऑन एवरी कार्ड ट्रांजेक्शंस। आरबीआई जो है ये बताता है कि कितने कौन से जो है कार्ड के चार्ज कितने चार्जेस होंगे जो उस पर लेविट किया जा सकता है। अब चीट फंड अमेंडमेंट बिल अब क्या है? चीट फंड हमने एक अभी हाल ही में काफी चर्चा में था, क्योंकि बंगाल में कुछ चीट फंड्स को लेकर के घोटाला हुआ था। और चीट फंड फंड अमेंडमेंट्स बिल जो है 2018 में चीट फंड्स दो एक्ट 1982 को संशोधित किया गया था। ठीक है, और इट इज टू फैसिलिटेट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ चीट फंड सेक्टर एंड रिमूव बॉटलनेक्स बीइंग फेस्ड बाय चीट फंड्स इंडस्ट्री। तो ये एक तरीके से इसको फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए जो है चीट फंड्स इंडस्ट्री को ये लाया गया है। और ये जो है जो लोगों को जो है अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने आए, इसको इनेबलिंग ग्रेटर फाइनेंशियल एक्सेस टू पीपल टू अदर देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जो वित्तीय उत्पाद होते हैं उसके अलावा ऑन जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उस तक जो है लोगों की पहुंच बनाने के लिए ये चीट फंड अमेंडमेंट बिल लेकर के आया गया था। चीट फंड क्या है? यह एक तरीके का सेविंग स्कीम होता है, सेविंग स्कीम, जहाँ कुछ जो है सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, और वो जो है भुगतान करते हैं इंस्टॉलमेंट में एक डिफाइंड पीरियड के अंदर। लाइक आप कह सकते हो कि जैसे कि मान लो सहारा ग्रुप्स ऑफ कंपनी जो होती थी, सहारा सहारा काफी तेजी से ग्रो किया था। वो क्या होता था कि कुछ बहुत सारे लोगों से जो है वो खाता खुलवाते थे और अपना पैसा जमा करवाते थे उनमें, और वो इन्वेस्ट करते थे इस तरीके से। ठीक है, तो जो इसी तरीके से ये भी सेविंग स्कीम्स हैं। यहाँ पे जो है कई सारे लोग होंगे और वो जो है पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, और कुछ डिफाइंड पीरियड के लिए किया जाएगा, और उनको जो है उसका ब्याज दिया जाएगा। और जो भी सब्सक्राइबर्स होगा उसको एक पुरस्कार के रूप में एक अमाउंट निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जो कि लॉटरीज के माध्यम से, ऑक्शंस के माध्यम से, टेंडर्स के माध्यम से, और जो ये जो है निर्भर करता है कि वो चीट फंड कैसा है। हालांकि सहारा में ये नहीं था कि वो लॉटरी ऑक्शन या टेंडर के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन वो एक तरीके से अलग अलग चीट फंड्स के अलग अलग होंगे। जो प्राइस जो टिपिकली प्राइस अमाउंट इज एंटायर पूल ऑफ कंट्रीब्यूशन माइनस अ डिस्काउंट। जो प्राइस अमाउंट होगा वो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और उस पर जितना आपको डिस्काउंट मिला है उसको माइनस करके दिया जाएगा, जो कि फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी सब्सक्राइबर है उनके बीच में एक डिविडेंड के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में, सॉरी डिविडेंड के रूप में। और जो रेगुलेशन है वो
कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में आपको मालूम है कि जो भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, इस पे स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स जो है लॉज बना सकती हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होंगे, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होंगे, वो सुपीरियर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के ऊपर। अब इसको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई डज नॉट रेगुलेट चीट फंड्स बिजनेस। आरबीआई इस चीट फंड बिजनेस को रेगुलेट नहीं करता, क्योंकि आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। हालांकि आरबीआई जो है गाइडेंस या मार्गदर्शन दे सकता है राज्यों को, ठीक है, जो ये इसके जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो इसको विनिमय के एस्पेक्ट्स हैं, लाइक क्रिएटिंग रूल्स और एग्जेम्प्टिंग सर्टेन चीट फंड्स, नियम बनाना या कुछ चीट फंड्स को छूट देना, इससे रिलेटेड जो है आरबीआई गाइडेंस दे सकती है। और जो सेबी है, ठीक है, वो रेगुलेट करती है जो सामूहिक निवेश योजना होती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, उसको सेबी रेगुलेट करती है। हालांकि सेबी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स चीट फंड्स को बाहर निकालती है स्पेसिफिकली। एंड नाउ वी आर एट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसल थ्री। जो बेसल थ्री है वो क्या है, एक बैंकिंग से रिलेटेड जो है मानक है, बेसल मानक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बेसल मानक जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये एक रेगुलेटरी, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एकॉर्ड्स होते हैं, जो हमने पहले अभी पिछले से लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसल थ्री कहाँ से निकल के आया था। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एकॉर्ड, बैंकिंग की विनियमन को लेकर के, रेगुलेशंस को लेकर के जो एक समझौता हुआ है बेसल में, स्विट्जरलैंड में, उससे संबंधित एक एकॉर्ड है, समझौता है। बेसल कमेटी के द्वारा बनाया गया था बैंकिंग सुपरविजन के लिए। बेसल कमेटी में कितने कंट्रीज थे, 27 कंट्रीज प्लस ईयू, ये बेसल कंट्रीज में थे। ठीक है, और इंडिया में बेसल थ्री को आरबीआई ने जो है लागू कर दिया है। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कब से, जब से सब प्राइम संकट आया था 2008 में। सब प्राइम संकट में वही रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट क्राइसिस था एक तरीके से। रियल एस्टेट में काफी बूम आया था यूएस में, और उसको जो है लोन दिया था कंपनीज को, सॉरी इंडिविजुअल्स को, बैंकों ने काफी ज्यादा लोन दिया था कि वो घर खरीद रहे थे लोग। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि वो लोग लोन चुका पाने में असमर्थ हो गए, और बैंकों ने दूसरों कई दूसरी जगहों से भी पैसे उठा करके लोन दिए थे। और उसके बाद से जब वो लोन चुकाने में असफल होने लगे, तो फिर बैंक दिवालिया होने लगे। उन्होंने वो घर घर जो थे, हाउसेस जो थे, उन्होंने अपना पोजीशन में लिया, उसको बेचना चाहा, लेकिन वो बेचने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं था एक तरीके से। तो फिर वो क्राइसिस काफी स्ट्रांग हो गई थी और पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो उसी के बाद से ये बैंकिंग जो सिस्टम है, बैंक बैंक जो कि फेल हो गए थे अमेरिका के, तो बेसल थ्री जो है, ये बेसल कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग सुपरविजन के लिए। एंड इट हैज बीन डिजाइन टू इम्प्रूव रेगुलेशन। इसमें विनियमन यानी रेगुलेशन, और सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ये तीन जो है की एरियाज होंगे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसको रेगुलेट किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम, एक्जिम 1982 में बनाया गया था। ये याद रखने वाली चीज है, 1982 में बनाया गया था एक्जिम। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व में आता है, जो कि फाइनेंसिंग, फैसिलिटेट, प्रमोट फॉरेन ट्रेड्स इन इंडिया। बेसिकली एक्जिम जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए लाया गया है। और ये काफी अच्छा काम कर रहा है काफी काफी समय से। और ये जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है देता है ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को, सॉवरेन गवर्नमेंट्स को, और जो इंटाइटीज हैं बाहर, अब्रॉड, उनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एक निर्धारित जो है राशि निर्धारित कर दी जाती है कि आप इतने राशि तक जो है हमारे वहाँ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, तो वो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये उन ये फॉरेन जो अब्रॉड के जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रीजनल डेवलपमेंट
बैंक्स हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं, या और अन्य एंटाइटीज होंगी, उनको ये फॉरेन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। प्रोविडेंट फंड ये क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 या 1952 का जो स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है एक संवैधानिक बॉडी होती है, ये विधिक निकाय है, ठीक है। और ये जो है एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड स्कीम्स को, एम्प्लॉयज के पेंशन स्कीम्स को, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं उनके डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को और को ये शासित करते हैं या उसको देखते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उसको विनियमित करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्क फोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसको ये देखते हैं। और इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रस्टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसके अंतर्गत आता है? लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें अभी न्यूज में क्यों था, लेबर मिनिस्ट्री जो थी उसने इस बात की अनुमति दी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो रोजगार प्रदाता है, नियोक्ता है, ठीक है, वो पीएफ कंट्रीब्यूशन बनाए दे अपना एपीएफओ में, और वो भी शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंकों के द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो अनुसूचित बैंक हैं उनके द्वारा जो है ये पीएफ कंट्रीब्यूशन दें। तो ये इसलिए न्यूज में था। डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या है कि यहाँ पे जो है एक करेंसी के जो लीगल टेंडर्स होने, मतलब वो चलन में है जब तक उसको लीगल टेंडर दिया हुआ है, और अगर कोई करेंसी के लीगल टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है और उसको इनवैलिड कर दिया जाता है, जैसा कि मोदी जी ने किया था, ठीक है। उन्होंने 500 के नोट्स को और क्या कर दिया था, लीगल टेंडर नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो आपको ये फेमस स्पीच उनका याद होगा, ठीक है। तो ये डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है, उसको विमुद्रीकरण कर देना। और ये बेसिकली ओल्ड करेंसीज के साथ किया जाता है, और नई करेंसीज के साथ जब उसको रिप्लेस किया जाता है, नई करेंसी उसके बदले में जारी की जाती है, तो वो डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। और ये जो है 1978 में हाई डिमोनी डिमो डिनोमिनेशन सॉरी डिनोमिनेशन बैंक नोट, हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट यानी डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978 में किया गया था। और रिसेंटली जो डिमोनेटाइजेशन वाज डन गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई जो एक्ट है उसके 26(2) के तहत जो है विमुद्रीकरण किया गया था। अमिताभ कांत जो कमेटी है उसका गठन किया गया था, क्यों? जो भी डिजिटल पेमेंट्स या जो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के बाद जो भी पॉसिबल डिजिटल पेमेंट्स के मोड्स होंगे, मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट जो भी है पॉसिबल, उनकी पहचान करने के लिए अमिकांत देव कमेटी का गठन किया गया था। अमिकांत देव कमेटी का गठन क्यों किया गया था? कि टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, और जो है ये इट विल आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स affecting access and utility of digital payment options। डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंडल करने के लिए जो है अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया गया था कि ये आप सुझाव दो कुछ, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं? जो इन्वेस्टर्स जो है छोटे छोटे स्टार्टअप्स या इंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यमी में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलता है। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो और इसमें जो कैपिटल जो एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है
वो एक ही बार का हो सकता है जिससे कि उस बिजनेस को हेल्प मिले। ठीक है, ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिससे उस बिजनेस को हेल्प मिले। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो पेशेवर जो है निवेशकर्ता होते हैं। ठीक है, पेशेवर निवेशकर्ता होते हैं अ, जो दूसरे लोगों का पैसा जो है, पेशेवर इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि जिनमें काफी पोटेंशियल है, ऐसी कंपनीज या हाई ग्रोथ वाली कंपनीज या स्टार्टअप्स में दूसरे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वे होते हैं जो दूसरे लोगों का पैसा उन स्टार्टअप में या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें हाई ग्रोथ के चांसेस हैं और जो ग्रो कर रही हैं। इनको ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। और ये जो है उनके अपने भी शेयर्स होते हैं उस कंपनी में, या फिर हैव ए से इन इट्स रनिंग, उस कंपनी को चलाने में इनका जो है सहयोग होता है। तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहे जाते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? व्हाट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन गोल्ड। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रतिभूतियां होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, उनको जो है गोल्ड के रूप में जब दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? फिजिकल गुड्स जो रखते हैं ना उन लोगों को दी मतलब सुविधा होगी कि आप जो है इसको, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब होता है पेपर पे आपको दिया गया है, वो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड मतलब वास्तविक सोना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गोल्ड के जैसा ही वैल्यू का होगा। ठीक, वो सिक्योरिटी होगी, एक तरीके से प्रतिभूति होगी। तो वो फिजिकल गोल्ड्स का सब्स्टिट्यूट बनता है। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइस जो उसका प्राइस जो है कैश में पे कर सकते हैं, और बॉन्ड्स, द इन्वेस्टर मस्ट पे इश्यू प्राइस इन कैश, जो इश्यू करने के लिए प्राइस वो कैश में होगा, और एंड बॉन्ड्स विल बी रिडीम्ड इन कैश ऑन द मैच्योरिटी। और जो बॉन्ड्स होंगे उनको आप रिडीम कर सकते हो, भुना सकते हो, मैच्योर जब वो मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद से वो भी कैश में ही कर सकते हो। और ये आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट के बिहाफ पर जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड्स होते हैं, दे आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स सोल्ड बाय इंडियन एंटाइटीज इन ओवरसीज मार्केट। ये रुपी ही होते हैं जो डिनोमिनेटेड होते हैं एज ए बॉन्ड के रूप में, और ये इंडियन जो कोई एंटाइटी होता है वो ओवरसीज मार्केट यानी बाहर विदेशों के बाजारों में बेचता है। ठीक है, और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जा रहे हैं। और इनको जो है नाम दिया गया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, एंड और वर्ल्ड बैंक। बैंक वर्ल्ड का ही एक जो है ये शाखा है। आपको मालूम होगा कि बैंक वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आईएफसी जो है ये वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, जो है इसको, जिसने उसको नाम दिया था, क्या नाम दिया गया था? मसाला बॉन्ड्स। एंड सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट कैन हेल्प इंडियन borrowers tied over exchange rate fluctuations and minimizes losses। जो है इंडियन बॉर्वर्स का जो एक्सचेंज रेट, इंडियन बॉर्वर्स टाइड ओवर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस एंड मिनिमाइज लॉसेस। जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होता है उसके कारण जो इंडियन बॉर्वर्स को दिक्कत होती है उसको जो है ये कम कर सकता है। और ये जो रुपए को वैश्विक स्तर पर भी, रुपए का मतलब एक तरीके से रुपए को ग्लोबल मैप में दिखाने का मतलब रखने का, उसका मान बनाने का काम भी कर सकता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स 2007, ये एक जो है ऋण इंस्ट्रूमेंट है उधारकर्ता वाले, और विथ विच एन एंटाइटी रेजेस मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। जिससे कोई भी इकाई निकाय जो है, कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो क्या कर सकती है कि निवेशकों से पैसा मतलब ले सकती है। और ये जो जो पूंजी इनसे ग्रीन बॉन्ड से ली जाती है वो ग्रीन प्रोजेक्ट से ही निकलती है। ग्रीन प्रोजेक्ट यानी हरित प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है
लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, इमिशन रिडक्शन, उत्सर्जन को कम करने वाले, ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इनसे ग्रीन बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। और जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था, और यहाँ पे कोई इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है अभी तक ग्रीन बॉन्ड्स का। और ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी ग्रीन बॉन्ड्स के ही टाइप के होते हैं, और वाटर मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं। ब्लू का मतलब वाटर, वाटर ब्लू होता है, तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस, वाटर इज ब्लू। एंड ग्रीन का मतलब हरियाली। तो जो भी ग्रीनरी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा वो ग्रीन होगा, और जो ब्लू है वो वाटर, क्योंकि वाटर इज ब्लू। तो वाटर भी जो है एक प्रॉब्लम है, और आई मीन टू से कि वाटर की जो स्कार्सिटी इस तरीके से पड़ रही है, उसका मिसयूज जो होता है, तो ये भी एक तरीके से चैलेंज है। तो उसी तरीके से ये ब्लू बॉन्ड्स हैं जो क्लाइमेट रिसालियंस एंड वाटर मैनेजमेंट और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव? और ये जो है एक, इट इज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स फोकस्ड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप इसको नॉट फॉर, जिनको लाभ के लिए नहीं बनाया गया है, और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करते हैं, और ये लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में जो है, एंड लिक्विड ग्रीन एंड क्लाइमेट बॉन्ड्स होते हैं। ये जो है एक लार्ज नंबर में लिक्विड ग्रीन और क्लाइमेट बॉन्ड्स को डेवलप करने के, मार्केट्स को डेवलप करने के लिए होते हैं। और जो डेवलप्ड या इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं वहां पर ये डेवलप किए जाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि वित्तीय जो व्यवस्था है उसके बाजार से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स अब हम देखने वाले हैं। 16 से स्टार्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो है एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। बाई एनुअल का मतलब 2 बार साल में जारी किया जाता है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिस्टम की जो विश्वसनीयता है उससे संबंधित जो जोखिम हैं उनको दर्शाता है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25 तक का, आरबीआई जो है पहली बार इसको 2013 में रिलीज किया था, और वो 2013 से 18 के पीरियड के लिए रिलीज किया गया था। और ये जो है जो जनसंख्या है उनको नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर को जो है, जो भी लोग हैं ना, उनको सशक्त बनाने के लिए ऐसा ये ये लेके आया गया था। एंड विच इज नीडेड टू मैनेज देयर मनी, ऐसी पॉपुलेशन जो अपने जिसके पैसे को मैनेज करना जरूरी है और अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए वो ऐसा करेंगे, तो उनके लिए जो है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर को बढ़ाने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर के आया था। ये जो है मल्टी जो स्टेक होल्डर्स लेड अप्रोच है, यानी कि बहुत सारे हितधारकों को एक साथ जो है साधने वाला अप्रोच है। और इसके लिए जो है क्रिएटिंग ए फाइनेंशियल अवेयर एंड एम्पावर्ड वर्ल्ड इंडिया, और इस जो ये एक वित्तीय जो है जागरूकता पैदा करेगा और भारत को सशक्त बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से लोगों को अंदर फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है वो पैदा करके लोगों को अपने खर्चों को या अपने अपने अपनी जो उनको जो है मैनेज करने का दृष्टिकोण दिखाता है। और इससे क्या होगा कि लोग जो है फाइनेंशियली अवेयर होंगे। और ये जो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो है सारे ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जो होते हैं आरबीआई से भी इनके द्वारा होता है। मिनिस्ट्रीज एंड बैंक स्टेक होल्डर्स, इन सबको जो है इसमें शामिल किया जाता है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या है? ये भी जो है इनका भी संचालन आरबीआई के द्वारा ही किया जा सकता है, सॉरी किया जाता है इनफैक्ट। और
ये 500 करोड़ PIDF will encourage deploy points of cell infrastructure for physical and digital modes. 500 करोड़ PIDF जो है पॉइंट्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने में जो फिजिकल और डिजिटल मोड्स के लिए होगा, हेल्प करेंगे। एंड कंट्रीब्यूशन इन फंड्स विल बी डन बाय RBI 50%। जो फंड्स में कंट्रीब्यूशन होगा RBI के द्वारा वो 50% होगा। और जो कार्ड इशूइंग बैंक होंगे, कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनका 50% होगा। और ये एक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जो है गवर्न किया जाएगा और जिसका प्रशासन जो है RBI देखेगी। एंड ये नंदन नीलेकनी कमेटी की सलाह पर गठित किया गया था। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और PIDF स्कीम क्या है? ये जो है और ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचनाएं हैं जो जबकि जिसमें फोकस जो होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्व के राज्यों में होगा, जिनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या जिसमें कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये स्टेट्स जो है इसमें शामिल है। तो इन स्टेट्स में जो है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिए, लागू करने के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स स्कीम लेकर के आया गया था। और इसमें जो है उन मर्चेंट्स को, व्यापारियों को शामिल किया जाता है जो ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, गवर्नमेंट पेमेंट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज या किराना जैसे स्टोर्स को चला रहे होंगे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और जो PIDF होगा ये will subsidize banks and non-banks for deploy payment infrastructure based upon specific targets being achieved। ठीक है, उनको सब्सिडी दिया जाएगा अगर वो ये पेमेंट स्ट्रक्चर जो है जो एक टारगेट बनाया गया है उसको अचीव करने में के लिए, कामयाब बनाने के लिए उसको अगर ये लागू करते हैं तो उनको जो है इसमें सब्सिडाइज किया जाएगा। तो हम अब इस क्लास को यहीं पे, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू सो मच।